हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। वैसे तो लास्ट वाली क्लास में मैंने बता दिया था कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो होता है वो कम्प्लीटली बेस्ड होता है 2010 के मॉड्यूल पे। मतलब 2010 के टाइम में उसको 2001 के टाइम में उसको 100% रखा गया था और उसके बाद टाइम टू टाइम वो रिवाइज कराया गया। रिवाइज कराने का अर्थ होता है कि समय से समय उसमें कुछ ना कुछ जो रेट बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति जो बढ़ रही है, उसमें जो रेट का हाइकमेंट हो रहा है हर चीज़ का, उसी हिसाब से उस चीज़ का निर्धारण किया जाता है। और देखा जाए अभी के टाइम में 2020-21 के टाइम में 301 तक वो चला गया है, लेकिन 2021-22 में उसको और बढ़ने की चांसेस है। तो इसी बेसिस पे आर्टिकल 106 के तहत में क्या किया जाता है, तो जितने भी एमपीज होते हैं वो अपनी सैलरी को जज कर सकते हैं, उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। इस पर दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि वो हाईएस्ट तो नहीं है वो पेड, लेकिन उन्होंने ये चीज़ कहा है कि करप्शन ना हो इसके लिए भी हम सैलरी ज़्यादा लेंगे, और करप्शन नहीं भी होगी, अगर सैलरी लेंगे और हमारा पेट भर ही रहा है तो फिर हम करप्शन क्यों करेंगे। तो ये भी एक कहीं से ना कहीं से काउज बनता है कि जब लोग खुद से ही सैलरी की डिमांड कर लेंगे अच्छी खासी और उस वो सैलरी पे स्टिक रहेंगे तो वो कभी करप्शन नहीं करेंगे, और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है उसी हिसाब से मेंटेन किया जाता है। तो लास्ट वाली क्लास में बच्चों मैंने ये चीज़ आपको बताया था कि जो कॉस्ट इन्फ्लेशन होता है वो डिपेंड कहाँ से कर रहा है, तो 2001-2 के टाइम से लिया गया है और उसको अभी कंटिन्यू कराया जाएगा फ्यूचर में हमेशा के लिए। साथ में अभी के टाइम में 2020-21 में जो सेलेक्ट किया गया है कॉस्ट इन्फ्लेशन, वो कितना है, तो 2020 में देखा जाए तो वो है 20-21 में 301। वैसे जो कॉस्ट इन्फ्लेशन सेक्शन 48 के अंतर्गत आता है और जो पी जितने भी एमपीज होते हैं वो आर्टिकल 106 के तहत में अपनी सैलरी को मतलब हाइक करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए यहाँ पर एक टोटल 21 जो टाइम है, मतलब 2001-2 से लेकर के और अभी के टाइम में 2021-22 तक, तो ये टोटल कॉस्ट इन्फ्लेशन का एक इंडेक्स बना हुआ है जिसमें शुरुआत में कितना ली गई थी, तो 100 ली गई थी और उसी हिसाब से हर साल वो धीरे धीरे इंक्रीज करते करते यहाँ पर अभी के टाइम में 2020-21 में उसको 301 रखा गया और उम्मीद किया गया है कि 2021-22 का जो कार्यकाल होगा उस पर 317 रखा जाएगा। तो यहाँ से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ही एक बेसिक काउज बनता है जिसके कारण एमपीज अपने सैलरी को बढ़वाते हैं। और वैसे भी ये ज़रूरी है क्योंकि चीज़ों का तो दाम हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता है, तो जो सैलरी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं से इंक्रीज़ होते रहने चाहिए। तो लास्ट वाली क्लास में अगर आपने नहीं अगर जो जो वीडियो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, तो आप पिछले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको सीआईआई के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारियाँ मिल जाएंगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट कंटेंट को देखते हैं। उसमें क्या है, इसमें जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, उसमें वेतन हम देखेंगे किसके। सबसे पहले जो केंद्रीय मंत्री परिषद होते हैं, इनके जो भत्ते होते हैं, मतलब इनको जो पैसे दिए जाते हैं, इनकी जो सैलरी होती है वो किस प्रकार से किस किस जगह पे दी जाती है, कौन कौन कार्यालय भत्ता क्या होता है, साथ में इनको जैसे कि अगर निर्वाचन करते हैं, इलेक्शन वगैरह कहीं कराते हैं, तो उसके लिए उनको कितनी सैलरी मिलती है। ये डेटा जो लिया गया है 2020 का डेटा है, 2021 वाला डेटा नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। तो जो भी हाइकमेंट वगैरह है उसी हिसाब से ली जाती है। तो यहाँ पर जितने भी स्टेट है आप सारे स्टेट्स को देख रहे हो, इसमें जो भी है देखो यहाँ पे 3 है, करेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पर वाइट से मैंने मेंशन कर दिया। साथ में अदर प्रपोजल्स, ये देखिए जितने भी स्टेट है, देखो एक बेसिक सेलेक्ट कर दिया जाता है सैलरी का, वो बेसिक सैलरी अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। कोई भी स्टेट के जो सीएम होंगे, हर स्टेट के सीएम सिमिलर सैलरी नहीं लेते हैं, जस्ट बिकॉज कि अगर कोई स्टेट ज़्यादा टैक्स पे करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, साथ साथ में वहाँ का जो स्टेट का जो इनकम है वो अदर स्टेट से बहुत ज़्यादा है, चाहे वो किसी भी मीडियम से हो, भले ही वो फॉरेन टूरिज्म से हो, साथ में इंडस्ट्रीज से हो, यहाँ पर वहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ हैं उसके कारण हो, ये सब भी एक काउज बनता है कि कौन सा स्टेट कितना सैलरी अपने एमपीज़ को देगा। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले ये जो सैलरी है केंद्रीय मंत्री परिषद की, वो प्रति माह के हिसाब से एक महीने में एक एमपी को क्या सैलरी मिलेगी वो चीज़ जजमेंट करता है हमारा कौन सा, तो वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 106 है
उसके तहत जितने संसद भवन में बैठने वाले जो मंत्री परिषद है, लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों की एक सम्मिलित बैठक होती है, उसमें इस चीज़ के बारे में जज किया जाता है। तो सबसे पहले जो बेसिक सैलरी है वो कितनी होती है, तो 1,00,000 रुपीज़ है बेसिक सैलरी। ये हर साल चेंज होते रहती है, ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि अगले 2021-22 के कार्यकाल में वो 301 नहीं रहेगा, वो बढ़ जाएगा, उसी प्रकार से ये भी बढ़ता जाएगा। तो वेतन 1,00,000 रुपया। साथ में निर्वाचन क्षेत्र का जो भत्ता होता है वो कितना होता है, तो 70,000 होता है। फिर कार्यालय भत्ता, देखो निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता होता क्या है, जैसे कि अगर कोई हमारे सीएम है, जैसे बिहार के सीएम हम नीतीश कुमार को ले लेते हैं, तो नीतीश कुमार को जो बेसिक मिलेगा वो 1,00,000 रुपीज़ मिलेगा। वो निर्वाचन क्षेत्र उनका जो जो एरिया है, जिस जगह पे वो चुनाव अपना संपन्न कराते हैं, उसके लिए उनको 70,000 रुपीज़ मिलेगी। कार्यालय भत्ता मतलब जिस ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस का मेंटेनेंस वगैरह जो होता है, उसी चीज़ को इस मेंटेन ऐड किया जाता है। जो कार्यालय भत्ता में क्या क्या होता है, एक कार्यालय भत्ता मतलब कि कार्यालय में जो भी चीज़ें आएंगी उन चीज़ों के लिए, उसको मेंटेन कराने के लिए 20,000 रुपीज़ दिया जाता है। और सचिवीय भत्ता मतलब जो सचिव होते हैं उनके लिए जो है 40,000 रुपीज़ उनको पे किया जाता है। फिर प्रधानमंत्री का सत्कार भत्ता मतलब प्रधानमंत्री उनको कि 3,000 रुपया इसलिए देते हैं कि क्योंकि वो एक स्टेट के क्या है, तो सीएम है या एमपी है। इस चीज़ के लिए उनको कितना मिलता है, 3,000 रुपीज़ मिलती है। कैबिनेट मंत्रियों का सत्कार भत्ता, अब वो केंद्रीय मंत्री के एक मंत्रिमंडल के एक सदस्य होते हैं, इसके लिए उनको 2,000 रुपीज़ गवर्नमेंट पे करती है। राज्य सरकार मंत्रियों का सत्कार, अब वो राज्य सरकार के भी कहीं से न कहीं से सेवक होते हैं, इसलिए उनको वहाँ से 1,000 मिलती है। और डिप्टी मंत्री का सत्कारी भत्ता देखा जाए तो 600 रुपीज़ मिलती है। तो आप देख सकते हो एक नॉर्मल से सीएम का जो सैलरी होता है वो कितना रुपये चला जाता है। तो आप इसको खुद से ऐड करके देख लीजिए, ये हो गया कितना, सबसे पहला हमारा 1,00,000 रुपया, ठीक है, 1,00,000 रुपया। उसके बाद ये हो गया मेरा कितना, 70,000। सबको हम लोग जोड़ के देखेंगे, फिर ये 60,000 जिसमें 40,000 प्लस 20,000 होता है, एक ये हुआ। उसके बाद 3,000 रुपीज़ उसके बाद हमारा 2,001 3,000 एंड 600, तो ये हो गया हमारा कितना, 3,600। तो टोटल को अगर जोड़ा जाए तो देखिए कितना मिल रहा है, 6, 3 दूना 6, 4 दूना 12, 1, 13 का 3 हाथ में, तो 2,36,000 रुपया एक बेस सैलरी बन जाती है हमारे एमपी की। तो इस सैलरी में कुछ और भी इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट होती है, जैसे ट्रैवल अलाउंस वगैरह मिलता है, फिर बहुत सारा और भी चीज़ें जुड़ करके वो करीब 3.5 लाख के करीब वो चली ही जाती है। और ये सैलरी जो होता है ये एक बेसिक सैलरी है, ये किसी किसी स्टेट में कम और ज़्यादा भी हो सकता है उस स्टेट के अकॉर्डिंग। तो ये तो रहा हमारा सैलरी का। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे कौन कौन से स्टेट में कितने कितने सैलरी मिलते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। लास्ट में हम बिहार के बारे में भी चर्चा करेंगे कि बिहार के जो सीएम या एमपीज होते हैं उनको क्या सैलरी मिलता है। तो देखिए सबसे टॉप मोस्ट पे नंबर 1 में हमारा आता है सैलरी पाने वाला स्टेट, वो हमारा तेलंगाना है। तो तेलंगाना कितने सैलरी, उनके जो जितने भी एमपीज होते हैं सैलरी उनको कितनी मिलती है, तो 4,10,000 रुपीज़ मिलती है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली सेकेंड नंबर पे आता है जो 3,90,000 रुपीज़ है। देखो इसमें प्लस माइनस थोड़ा बहुत रहता है, याद रखिएगा। और जो टैक्सेशन वगैरह होती है वो नॉर्मली उनको जो देना होता है वो देते ही देते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर हमारा क्या होता है, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे आता है, देख सकते हो 3,65,000 रुपया। महाराष्ट्र हमारा कितना आता है, 3,40,000। आंध्रा 3,35,000 रुपये यहाँ के एमपीज़ को मिलता है। गुजरात में 3,21,000। हिमाचल में 3,10,000 रुपये। हरियाणा 2,88,000। उसके बाद आता है झारखंड 2,72,000। मध्य प्रदेश हमारा 2,55,000 रुपया। और जो बिहार का है पोजीशन वो देख लीजिए, बिहार के जो एमपीज़ होते हैं उनको 2,15,000 रुपये की सैलरी मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए नंबर 1 पे एमपी कहाँ के पाते हैं, तो तेलंगाना वाले पाते हैं। और हमारी बिहार की जो रैंकिंग है वो किस नंबर पे है, तो 14 नंबर पे है। आप इसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। वैसे जो वीडियो की क्लास चल रही है इसकी नोट्स जल्द ही आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। 2-3 नोट्स मैं एक साथ बनाता हूँ और आपको दे देता हूँ, तो आप इस चीज़ को मेंशन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। देखिए नेक्स्ट हमारी आती है अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 74 एंड 75। आर्टिकल 74 और 75 के अलावा भी
देयर आर सम अदर आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। इसके अलावा भी कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है, को रिलेटेड है कहीं ना कहीं। जैसे कि आर्टिकल 77 किस चीज़ को कहता है? देखिए, ये कहता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, ये है क्या चीज़। देखिए, मतलब का जो भी गवर्नमेंट हमारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके कार्य का संचालन किस प्रकार से होता है, वो किस प्रकार से अपने काम को करती है। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है ऑल एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सप्रेस्ड इन हिज मैनर। ये चीज़ हम लोग जब प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार की जो समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ होंगी वो सब किनके नाम होगी? राष्ट्रपति के नाम होगी। देखिए, हर चीज़ कोई भी करे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करे, प्राइम मिनिस्टर करे, लेकिन लास्ट में उसको अंडर साइंड और सिग्नेचर जो होता है और साथ साथ में सील जो लगना होता है, मोहर, वो किनका लगेगा? तो हमारे राष्ट्रपति का ही लगता है। और उसी प्रकार अभिव्यक्त भी होंगी। और कोई भी चीज़ यहाँ पर, कोई भी अमेंडमेंट आर्टिकल्स या फिर कोई भी कुछ भी, वॉट एवर थिंग्स दैट विल हैपन इन इंडिया, जो भी चीज़ हिंदुस्तान में सेंट्रल लेवल पर होगी, वो कहीं ना कहीं से उस पे सील किनका जाएगा? हमारे प्रेसिडेंट का ही जाएगा, और उसके बाद उन्हीं का वहाँ पर मुहर भी रहेगा। सेकेंड नंबर है ऑर्डर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट passed in the name of president shall be authenticated in such manner as may be specified in the rules to be made by president. Further, the validity of any order or form so authenticated shall not be questioned on the grounds that the said ऑर्डर और फॉर्म इज मेड और एग्जीक्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। कहने का अर्थ ये है कि राष्ट्रपति के नाम से पारित आदेश, मतलब राष्ट्रपति जो होंगे वो जो भी आदेश देंगे, तथा अन्य दस्तावेजों को इस प्रकार अधिप्रमाणित किया जाएगा जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियम में निर्दिष्ट हो। देखो, जो भी मतलब जो बिल्स होंगे वो सब इस प्रकार से मतलब लास्ट में ऑथेंटिकेट किए जाएंगे, मतलब उसको लास्ट में इस प्रकार से अधिप्रमाणित, मतलब होता है ऑथेंटिकेट, उसका ही हिंदी है, कि वो इस प्रकार से लास्ट में ये चीज़ बताया जाएगा कि ये सारा का सारा जो डिसीजन है वो किसी व्यक्ति का नहीं है बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। उसके बाद है यहाँ पर Further, the validity of any order in form to be authenticated shall be questioned on the grounds that the said order or form is made by executed by president। हाँ, इसी चीज़ को कहा गया है कि इसके अतिरिक्त इस प्रकार अधिप्रमाणित किए गए किसी आदेश अथवा प्रपत्र की वैधता इस आधार पर कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा कि उक्त आदेश अथवा प्रपत्र राष्ट्रपति द्वारा निर्मित अथवा निष्पादित है। मतलब जो भी डिसीजन प्रेसिडेंट के सिग्नेचर और मुहर के बाद लग जाएगी उस पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता है, बिकॉज वो फाइनल एक ऐसा डिसीजन हो चुका है जो कि पूरे मंत्रिमंडल के डिसीजन के बाद किन के द्वारा ले लिया जा चुका है? तो वो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जा चुका है। तो जब एचओडी कोई हेड जो है किसी भी कंट्री का, वो किसी चीज़ को ऑलरेडी सत्यापित कर दिया है, अधिप्रमाणित कर दिया है, तो उसके बाद किसी को क्वेश्चन करने का कोई भी हक नहीं बनता है। इसी चीज़ को यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है। थर्ड पॉइंट है द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर ऑल एलोकेशन ऑफ सेड वर्क एमंग द मिनिस्टर। इसका कहने का अर्थ ये है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए और मंत्री के उक्त कार्य का आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग प्रेसिडेंसी में भी पढ़े थे कि जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे हिंदुस्तान के, वो कोई भी काम होगा, मतलब कोई भी मंत्रिमंडल के जो भी लोग होंगे वो किस प्रकार से काम करेंगे, इस चीज़ को लास्ट में जो नियम उनके लिए बनेगी, टर्म्स कंडीशन बनेगी, उस चीज़ को लास्ट में जो अधिप्रमाणित करेंगे वो कौन करेंगे? तो वो हमारे प्रेसिडेंट ही करेंगे। लेकिन किसके कहने पर? तो जो मतलब जो रूलिंग पार्टी होगी उसके जो चीफ होंगे, मतलब जो पीएम होंगे, उन्हीं के कहने पे सारे के सारे डिसीजन फाइनलाइज किए जाएंगे। किन के द्वारा? तो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट के द्वारा। इस चीज़ को ही यहाँ पर क्लियर कराया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 जो है वो क्या है उसको देखिएगा आप लोग। देखो इसमें क्या कहा गया है, ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन ऑफ काउंसिल of minister in relation to giving information to the presidency।
हम इस चीज़ को ऑलरेडी प्रेसिडेंट में पढ़े हैं कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो इस चीज़ को हमने राष्ट्रपति में भी पढ़ा था, प्रेसिडेंट में भी। और लास्ट क्लास में मैंने आपको लास्ट नहीं 2-3 क्लास पहले आपको प्रधानमंत्री जब पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि मंत्रिमंडल कोई भी डिसीजन अगर साथ में बैठ करके लेता है तो वो मंत्रिमंडल डायरेक्ट चाहे तो प्रेसिडेंट से बात नहीं कर सकता है, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति बीच में चाहिए ही होगा जो कि मध्यस्थता करे। मध्यस्थता करने का अर्थ हुआ कि अगर सोच लीजिए एक एजुकेशन मिनिस्टर है, वो किसी नियम को लाना चाह रहा है, वो चाहता है क्या कि 5 से भी नीचे कोई एक ऐसी स्टैंडर्ड व्यवस्था हो एजुकेशन में जिसमें कि नर्सरी से लेके नर्सरी LKG और UKG के बच्चे को एक चैनल में रखा जाएगा, 1 2 3 के बच्चे को एक चैनल में और 4 5 के बच्चे को एक अलग चैनल में रखा जाएगा। तो इसके लिए वो मुद्दा उठाएगा कहाँ पे, तो जो पीपल्स हाउस है, मतलब जो लोकसभा है, लोकसभा में उसको क्या कहेगा, वो सामने लाएगा कि देखिए आप तो 6 से ऊपर एक नियम बना चुके हैं लेकिन 6 से नीचे आपकी कोई नियम नहीं है एक अच्छी सी, तो मेरी यह विचारधारा है। तो उसमें जो विचारधारा है तो वो प्रेसिडेंट को डायरेक्ट जाके उनके साथ मीटिंग करके तो बोल नहीं सकता है, तो उनको लोकसभा की मीटिंग में इस उद्देश्य को रखना होगा और फिर जब वो मैक्सिमम लोगों के द्वारा पॉल करके उस चीज़ को वेरीफाई कर लिया जाएगा तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे, उसी बात को पहुंचाएंगे किनके पास, तो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस चीज़ को अपने हिसाब से फिर वो सहसम्मति के हिसाब से, देखिए जो कैबिनेट की जो ऑफिस मतलब मेंबर्स होते हैं, कैबिनेट के मेंबर के बीच में फिर से एक फाइनल डिसीजन होगा। उस डिसीजन के बाद प्रेसिडेंट साहब उस चीज़ को ऑथेंटिकेट करेंगे सहसम्मति के साथ, सभी के सहसम्मति के साथ। और बाय द वे उसमें कोई ऐसा व्यक्ति निकल गया जो बोले भैया मेरे को ये सहमत नहीं है, तो उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन रहता है, क्योंकि मंत्रिमंडल एक साथ काम करती है तो उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन रहता है, या तो मंत्रिमंडल छोड़ दीजिए नहीं तो डिसीजन दीजिए, इनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन रहता है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब कहते नहीं है एक शक्तियों का जो आवंटन है ना, वो इस प्रकार से करा गया है कि कोई एक व्यक्ति पावरफुल नहीं रहेगा और सभी व्यक्ति को एक साथ काम करना पड़ेगा। कोई अलग चाहेगा कि मैं अपने हिसाब से नियम बना लूँ तो ऐसा नहीं होगा। सभी देखो सिंपल सा कहने का अर्थ है कि जो लोकसभा है, लोकसभा का अर्थ क्या हुआ, पीपल्स हाउस। पीपल हाउस मतलब क्या, लोगों के लिए ही वो बना हो, लोगों के द्वारा बनाया गया है तो लोगों के लिए ही बना हुआ है, इसीलिए ऐसी कंडीशन को यहाँ पे लाई गई है। अब देखिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या क्या है, इट शैल बी ड्यूटी। अब देखो क्या क्या प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है, इस चीज को देखते हैं इस केस में। देखिए सबसे पहला, द प्राइम मिनिस्टर टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन। देखो इन चीज़ों को आप ध्यान से समझिएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन एक बार में समझ में नहीं आती है, तो बार बार किसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि अच्छे से समझ में आए। तो इस चीज़ को मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, देखो वह राष्ट्रपति के संघ के प्रशासनों के संबंध मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय तथा विधायकों के प्रस्तावों के बारे में सूचित करें। देखो इस चीज़ को आप ऐसे नहीं समझोगे, इसको मैं अपने तरीके से समझाता हूँ कि देखिए जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं मतलब प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनका एक ही कर्तव्य होता है कि प्रेसिडेंट को सारे डिसीजन, जो हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट होगा उसको सारे के सारे डिसीजन के बारे में बताए जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिया है। मंत्रिमंडल जो है, जो प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल मंत्रिमंडल बनाई गई है, उसके मंत्री जो भी चीज को बोल रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं किसी चीज के लिए, तो इसको प्रेसिडेंट के पास पहुंचाने का काम किनका होता है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का होता है। और जो भी प्रपोजल्स होते हैं, जो भी हम लोग भविष्य में करने वाले हैं बातें उस चीज़ के लिए, वो सब चीज़ को एडमिनिस्ट्रेट करना यूनियन के द्वारा, मतलब जो हमारा मंत्रिपरिषद है, वो संघीय जो यूनियन है हिंदुस्तान का, उसके द्वारा जो भी डिसीजन आ रहा है, किनके द्वारा, MPs के द्वारा, जो भी हमारे पीपल्स हाउस में बैठे हुए हैं, उसको कहीं ना कहीं से बातों को प्रेसिडेंट के पास भेजने का काम हमारे PM का ही होता है। इफ द प्रेसिडेंट आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन, फिर भी उसके अलावा अगर प्रेसिडेंट चाहें तो कोई भी जानकारी रिगार्डिंग दिस मैटर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन, फिर भी जो प्रेसिडेंट है इनके पास इतनी शक्ति होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर को ये कह सकते हैं कि जो भी यूनियन में, संघ में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पॉइंट उठ रहा है, मतलब जो भी मामला उठ रहा है, उसके बारे में वो चाहें तो प्राइम मिनिस्टर से जानकारी ले सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर उस जानकारी को कैसे देंगे, तो जितने भी मेंबर्स हैं हमारे
मंत्रिपरिषद में, उनके सामने में वो रखेंगे कि फला जो मतलब जैसे मंत्रिमंडल में जो एक डिपार्टमेंट हुआ, जैसे कि हो गया खाद्य मंत्रालय, उसके ही बारे में अगर प्रेसिडेंट को जानकारी चाहिए होगी तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट खाद्य मंत्रालय से नहीं पूछेंगे, बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब बताइए, खाद्य मंत्रालय में जो फला करोड़ों रुपए का आवंटन किया गया था, क्या वह पैसा उस जगह पे उस हिसाब से खर्च किया गया है? तो देखो, प्रेसिडेंट हेड ऑफ कहते हैं ना, कंट्री का हेड है, चीफ है, याद रखिएगा, इसलिए उसको प्रेसिडेंट कहा था, राष्ट्रपति कहा था। तो वो डायरेक्ट किसी सिविलियन से नहीं ना बात करेगा। एमपी तो भाई माना एमपी है, लेकिन वो तो सिविलियन है। तो सिविलियन से बात करने के लिए बीच में एक ऐसे हेड को लाया जाता है जो उस सिविलियन का चीफ हो, मतलब वो सामान्य लोगों का चीफ हो, तो वो प्रधानमंत्री हुआ, क्योंकि वो पीपल्स हाउस का ना चीफ होता है, इसलिए। चलो इस चीज को हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या कहा गया है? इफ द प्रेसिडेंट विशेस टू रेफर अ मैटर टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट विच नॉट हैज बीन बियर कंसिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर सेंड इट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, पॉइंट नंबर 3 बहुत बड़ी सी बात कही गई है। ये कही क्या गई है कि देखो, ऐसा अगर बाय द वे ऐसा परिस्थिति आती है कि मंत्रिमंडल के द्वारा कोई डिसीजन लिया गया और उसको प्रधानमंत्री ने किनके पास भेज दिया? राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो राष्ट्रपति के पास जो मैटर गया, राष्ट्रपति के पास जो मैटर गया और राष्ट्रपति को उस पर संशय हो जाएगी, ठीक है, तो वो चाहे तो उसको दोबारा मंत्रिमंडल के पास भेज सकते हैं डिसीजन लेने के लिए। क्या आपने जो भी चीज कहा है, वॉट एवर थिंग्स, आप जो भी चीज मतलब जो भी डिसीजन लिए हो, क्या आप सही लिए हो? और अगर सही लिए हो तो प्रेसिडेंट बोलेंगे मुझे सही नहीं लगा, एक बार फिर से इस पे आप डिसीजन दीजिए। तो ये जो डिसीजन का जो साइकिल है, वो याद रखिएगा बार बार नहीं होता है, वो एक ही बार किया जाता है। और दोबारा अगर उस चीज पर विचार विमर्श कर लिया गया और फिर दोबारा प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट उसको दोबारा फिर से नहीं लौटा सकते हैं। ही विल हैव टू पास, जस्ट बिकॉज कि पीपल हाउस से वो दोबारा फिर से सेलेक्ट करके लाया गया है। वैसे ऐसे बहुत कम मामले आते हैं जिसमें दोबारा भेजा जाता है। एक ही बार में सहसम्मति से लोगों के अच्छी विचारधाराओं को लेकर के ऑलरेडी जो हाउसेस से प्रेसिडेंट के पास कोई भी बातें जाती है तो वो वापस आना, मतलब समझिए तो एक प्रकार से मंत्रिमंडल के जितने ही मेंबर्स होते हैं उनका कहीं से न कहीं से अपमान होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को वो ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वो जनहित के लिए नहीं है। क्योंकि प्रेसिडेंट को हिंदुस्तान में बनाया ही गया है जनहित के लिए। वो लोग जितने हैं उनका वो क्या होगा, उनको वो कंट्रोल करेगा, इसीलिए तो उनको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं। चलो इस चीज़ को हम लोग इस मैप के जरिए देखते हैं। ये मैप शायद मैंने शुरू में नहीं बताया, अब इसको हम बताते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये सेंट्रल, देखो हर चीज़ का जो बीच आता है यहाँ पे आपको राष्ट्रपति नहीं दिखेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि राष्ट्रपति को यहाँ पर से हटा मैंने इसलिए दिया है इस टेबल में से, क्योंकि वो तो फाइनल डिसीजन देने वाले हैं ही। तो प्रधानमंत्री के पास किस प्रकार से चीज़ें घूम कर आती है, देखिए जो भी यहाँ पे एरोज बनाए गए हैं वो लास्ट में किधर से भी चलेगा, वो घूम करके हमारे पीएम के ही पास आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई एरो पीएम के तरफ से वापस जा रहा है, क्योंकि कोई किसी के भी पास बोलेगा जाए कोई भी समस्या, जैसे कि एक घर को ही हम देख लेते हैं बच्चों, आप इस चीज़ को देखिए। घर में छोटा भाई होता है, छोटी बहन होती है, फिर उसके बाद कौन होते हैं, तो छोटी बहन हो गई, छोटा भाई हो गया, फिर मम्मी होती हैं, फिर उसके बाद पापा होते हैं, उसके ऊपर दादा दादी। तो देखिए घर में कोई भी समस्या होगी, सोचिए आपके छोटे भाई को प्रॉब्लम हुई और उसको पता है कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कहीं नहीं हो सकता है, तो वो घर के जो चीफ होंगे जैसे कि हमारे दादाजी, उसके पास ही उस चीज़ को भेजा जाएगा लास्ट में। तो लास्ट में घूम करके वो किनके पास जाएगी, तो पीएम के पास ही जाएगी। तो अब देखिए ये होता कैसे है, तो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के नागरिक, तो हम आप देखिए हम लोग जो अभी हम लोग जितने लोग क्लासरूम में हैं अभी, ये कौन हो गए, तो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के हम लोग कौन हुए, तो हम लोग नागरिक हैं, हम लोग सामान्य पीपल हैं, वी आर नॉट मिनिस्टर्स। तो ये सामान्य पीपल की बातें किस प्रकार से जाती है किन के पास, प्रधानमंत्री के पास, तो उसका एक चेन है। वो चेन देखो, सामान्य ये हो गए बेस, वी पीपल्स, ये हो गया कौन, हम लोग। तो उसके बाद नेक्स्ट जो इनका चैनल बनता है वो निर्वाचक या मतदाता। ये किस रूप में वर्क करते हैं, तो वो मतदाता के रूप में करते हैं।
फिर उसके बाद इनका नेक्स्ट चेंज आता है, वो कहलाता है व्यवस्थापिका, मतलब जो चैनलाइज करती है चीज़ों को वो। उसके बाद है सत्तारूढ़ बहुमत प्राप्त दल, वो फिर कौन हो जाएगा, वो पार्टी होगा। पार्टी मतलब जीतने वाली पार्टी, ठीक है। जीतने वाली पार्टी का एक अभिन्न अंग बनेगा, वो क्या होगा, वो मंत्रिमंडल बनेगा। और मंत्रिमंडल लास्ट में किनको कोई चीज़ बोलेंगी, तो प्रधानमंत्री को। तो देखिएगा, हम ही लोग धीरे धीरे अपने बातों को आगे की तरफ चैनलाइज करते हुए किनके पास ले जाते हैं, तो प्रधानमंत्री के पास ले जाते हैं। तो इनका जो राइट साइड से वो संवैधानिक व्यवस्था एक होती है, संवैधानिक व्यवस्था से, और दूसरा होता है दल के माध्यम से। देखो, संवैधानिक व्यवस्था से मतलब क्या हुआ, जो बाय द बुक ऑफ रूल, और उसके बाद हो जाएगा पार्टी के माध्यम से। तो दोनों तरीके से जाएगी तो बातें, लेकिन जाएगी लास्ट में किसके पास, प्रधानमंत्री के पास। और यहीं से प्रधानमंत्री का शक्ति का केंद्रीकरण होता है कि प्रधानमंत्री कितने पावरफुल हैं। ये चीज़ कहाँ से पता चलती है कि हमारी बात या तो इस मीडियम से हो या तो इस मीडियम से हो, दोनों में से कहीं ना कहीं से वो प्रधानमंत्री के ही पास जाएगी। हम लोग वोट देते हैं, किसी एक पार्टी को जिताते हैं, फिर पार्टी सत्ता मतलब रूलिंग पार्टी बनती है, सत्ताधारी पार्टी। उसके बाद उसका एक मंत्रिमंडल बनता है, फिर उसके बाद उसका कैबिनेट बनता है, फिर कैबिनेट में 18 मेंबर्स होते हैं, 17-18 मेंबर्स होते हैं। फिर उसके बाद वो लास्ट में घूम करके किनके पास जाती है, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री उसके बाद लास्ट में किनके पास भेजते हैं उन चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए, प्रेसिडेंट के पास। देखो, नेक्स्ट हमारी बात आती है आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 88 किस चीज़ को कहता है, तो राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल एज टू द हाउस, मतलब सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अब उनके अधिकार को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इफ अ मिनिस्टर वांट्स, ही कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस ऑफ विच ही इज नॉट अ मेंबर। कहने का अर्थ है, एक मंत्री अगर चाहे तो वो जिस सदन का मेंबर नहीं भी है, उसकी कार्यवाही में वो क्या कर सकता है, तो भाग ले सकता है। ही कैन ऑल्सो स्पीक हियर बट सिंपली कैन नॉट वोट। बात दरअसल ये आ जाती है कि अगर वो किसी मतलब सदन का वो हिस्सा नहीं है, सदस्य नहीं है, तो वहां वो बोल तो सकता है, लेकिन वहां पर वो क्या नहीं कर सकता है, तो वोट नहीं कर सकता है। किसी चीज के लिए वोटिंग करनी हो तो वो नहीं कर सकता है। ही कैन वोट इन हिज ओन हाउस ओनली। अगर कोई व्यक्ति लोअर हाउस का मेंबर है, लोअर हाउस का मतलब लोअर हाउस मीन्स लोकसभा, मतलब पीपल्स हाउस, ठीक है, तो वो चाहे तो वहीं पर वोट दे सकता है। वो चाहेगा राज्यसभा में जाके वोट देना, तो इट विल बी नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अमित शाह इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, और इस प्रकार से हम ये जानते हैं उदाहरण के तौर पर कि अमित शाह जो है वो किसके, लोकसभा के सदस्य हैं। बट सिंस ही इज अ मिनिस्टर, ही कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द राज्यसभा। लेकिन चूंकि वो एक क्या है, मंत्री हैं, इसीलिए वो राज्यसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन वहां पर वो वोट नहीं दे सकते हैं। यही चीज, सेम चीज अटॉर्नी जनरल के लिए भी अप्लाई होती है, याद रखना इस चीज को। और अमित शाह लोकसभा के हैं, कैसे समझेंगे कि अमित शाह एक्चुअली पीपल्स हाउस के हैं। पीपल्स हाउस मतलब क्या होता है, लोकसभा। देखो हम बताते हैं, ये जो हाउस ऑफ पीपल है, देखो आप, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल को एलएस कहते हैं। एलएस मतलब लोकसभा, लोक मतलब पीपल, याद रखिएगा। थोड़ा कभी कभार हम इंग्लिश में टर्म यूज करते हैं क्योंकि हिंदी वाली में मिस कर जाता हूँ, लेकिन आपको मैं समझाता हूँ। लोक, लोक मतलब होता है पीपल, पीपल मतलब हो गया हाउस ऑफ पीपल। वैसे हाउस ऑफ पीपल ब्रिटेन की जो संसद है ना, उसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा मतलब हो गया हाउस ऑफ पीपल, और राज्यसभा को आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। राज्यसभा मतलब लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। और राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस या हायर हाउस भी कहते हैं, UPPR, ठीक है। तो ये सब चीज़ नॉर्मल है, सभी को पता होती है। देखो उसके बाद क्या आती है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब उसका ढांचा कैसा होगा। अब तो हमने समझा कि जो भी मिनिस्टर होते हैं, वो मिनिस्टर जिस हाउस के रहते हैं उसी हाउस में वोट देते हैं। और सेम चीज़ अप्लाई होती है किनके साथ, तो हमारे अटर्नी जनरल के साथ। तो अटर्नी जनरल के साथ भी सेम कंडीशन है, वो चाहेंगे तो दूसरे हाउस में जाके वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ये भी उनके लिए। अब बात आती है कि मंत्रिपरिषद की संरचना कैसी होती है, वो किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है। तो उसका डिजाइनिंग बड़ा सिंपल सा है, ये भी ध्यान समझिएगा। तो इसमें देखा जाए, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है उसके कितने होते हैं, 3 कैटेगरी होते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की कितनी कैटेगरी बच्चों, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की होती है हमारी 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है।
सबसे पहला होता है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर सबसे ऊपर में होता है, ये नंबर 1 पोजीशन पे आता है, मतलब कैबिनेट मंत्री के जो सदस्य होंगे वो कैटेगरी 1 में आएंगे। उसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, सेकेंड नंबर में हो जाएंगे हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्य के जो मंत्री होते हैं वो। और उसके बाद थर्ड लेवल में हमारे कौन आएंगे, तो वो हमारे होंगे उप मंत्री, ठीक है, उसको आप लोग डिप्टी मिनिस्टर्स भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट में कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन देम इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक। अब उन सबों में जो भी अंतर होगा वो अंतर किस तरीके से हम समझ सकते हैं हम, तो उनकी रैंक में, मतलब उनके पद का जो क्रम है उस चीज़ में, साथ में उनकी सैलरी, वो कितने रुपए सैलरी गवर्नमेंट से लेते हैं। उसके बाद एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। देखो वैसे होना तो चाहिए पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ही सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक मंत्री अपने किस चीज़ पे, मंत्री की शक्ति क्या है, व्हाट इज़ पावर ऑफ मिनिस्टर, पावर की, मिनिस्टर की पावर उसके पैसा नहीं है, वो कितना अच्छा दिखता है उसमें नहीं है, वो क्या नेचर का अच्छा है उसमें नहीं है, बल्कि लोगों का ट्रस्ट उनमें कितना है उस चीज़ पे डिपेंड करता है। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को मिनिस्टर क्यों चूज करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। वह ये चीज़ सोचता है कि यह जनता का प्रतिनिधि करने वाला जो व्यक्ति जिसे मैं चूज कर रहा हूँ वो हमारी बात को संसद तक ले जाएगा, और संसद में जब सदन में वो हमारी बात को उठाएगा तो मंत्रिमंडल के द्वारा सुना जाएगा, और वह व्यक्ति जितना ज़्यादा डिवोटेड होगा पीपल के लिए उतना ही अच्छे से वह हमारी बातों को प्राइम मिनिस्टर के पास तक पहुंचाएगा, और जब प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर उनको प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। तो ये चैनलाइजिंग का जो सिस्टम होता है वो लोगों के भरोसे पर होता है। ऐसा नहीं कि कोई मंत्री बहुत पावरफुल है, उसका बहुत बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड था तो ही विल बी अ गुड पर्सन। बहुत सारे उदाहरण हैं नेता में, आप देख सकते हो, जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल होता है फिर भी वो डिवोटेड है लोग के लिए, इसीलिए लोग उसको वोट भी देते हैं, साथ साथ उसको मतलब एमपीज बना करके रिप्रेजेंट कराते हैं खुद के स्टेट को, कहाँ पर, तो लोकसभा राज्यसभा में। देखो उसमें इस चीज को समझिएगा, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पार्ट, वो होता है कौन सा, कैबिनेट मिनिस्ट्री। उसके बाद आता है राज्य मंत्री, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा कौन सा, तो उप मंत्री, जिसको हम लोग डेप्यूटी मिनिस्टर भी कहते हैं। उसके बाद आता है ऑल दिस मिनिस्ट्रीज आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री, राज्य मंत्री, साथ साथ में उप मंत्री, ये सबों के जो चीफ होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, उन सबों के चीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हु इज़ हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट। और साथ साथ जो इन सबों के मुख्यमंत्री का मुख्य प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जो सरकार का कौन होता है, उच्चतम अधिकारी होता है। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारा है कि ये आता है कैबिनेट मिनिस्ट्री को देखेंगे। कैबिनेट मिनिस्ट्री का क्या काम होता है, देखो जो हमारे 3 अलग अलग पावरफुल इकाई हैं मिनिस्ट्री के, उसमें कैबिनेट मिनिस्ट्री किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को हम लोग अभी समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है द कैबिनेट मिनिस्टर्स हैव इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सच एज होम, डिफेंस, फिनांस, फॉरेन अफेयर्स एंड अदर मिनिस्ट्रीज। देखिए जो भी कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के जो भी मेंबर्स होंगे उनके पास सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय, जो भी इंपॉर्टेंट मंत्रालय होते हैं वो सब रहेंगे, जैसे कि सबसे पहला गृह, रक्षा, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालय। तो अन्य में याद रखिएगा वही सब इंपॉर्टेंट मंत्रालय हो रहेगा उनके अंदर में जो कि पीपल की जरूरत है। देखो गृह मंत्रालय बहुत, होम मिनिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रक्षा मिनिस्ट्री एकदम इंपॉर्टेंट है, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब बोलिए खाद्य मंत्रालय जो खेती का मंत्रालय होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको कैबिनेट के मेंबर्स अपने अंदर में नहीं रखते। फिर उसके बाद आती है दे आर मेंबर्स ऑफ कैबिनेट एंड पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिसी मेकिंग। देखो जो 18-19 मेंबर होते हैं कैबिनेट के, वो जितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती है कैबिनेट की उसमें वो भाग लेते हैं, तथा जो भी नीति निर्देशन, जो भी फ्यूचर की प्लानिंग होती है वो सब मिलके ही साथ में उस चीज़ को करते हैं। देयरफॉर इस प्रकार द स्कोप ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइड ऑन द इंटायर सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वही कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो भी मिनिस्टर्स हैं वो संपूर्ण केंद्रीय सरकार के समझिए तो अभिन्न अंग साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल पॉइंट बन के आते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में इस चीज़ को हम कह सकते हैं इट इज़ अ स्मॉलर फॉर्म ऑफ काउंसिल मिनिस्टर विच प्लेज द मोस्ट प्रोमिनेंट रोल इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स, दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड
अ गवर्नमेंट। देखो दूसरे शब्द में हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में होने वाले जितने मेंबर्स होते हैं वो मंत्री परिषद का एक ऐसा मतलब कहते नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट सर्किल ऑफ मिनिस्टर होता है जो कि जितने भी शासन व्यवस्था होगी देश की वो कहीं ना कहीं से उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है, क्योंकि जो एडहॉक मिनिस्टर्स होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, अदर मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब तो उन्हीं के अकॉर्डिंग न चलेंगे, कैबिनेट के सदस्यों के अकॉर्डिंग। कैबिनेट के सदस्य जिस प्रकार से जिस नियम को बनाएंगे उनको मानना ही पड़ेगा, बिकॉज वो समझिए तो पीएम के बहुत क्लोज होते हैं। कैबिनेट में जितने मिनिस्टर्स होते हैं वो सब याद रखिएगा पीएम के बहुत क्लोज होते हैं, क्योंकि समझिए तो मंत्री जो भी पार्टी है जैसे बीजेपी ही है, तो बीजेपी के कैबिनेट में जो मिनिस्टर होंगे वो बीजेपी पार्टी उन्हीं के कारण चल रही है, एक्चुअली यही बात होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, सिंस द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी द किचन कैबिनेट हैज़ बीन इन द न्यूज़ अलॉट। मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। किचन कैबिनेट क्या था? किचन कैबिनेट, इसके बारे में बात हुई थी। एक्चुअली किचन कैबिनेट की शुरुआत हुई भी थी इंदिरा गांधी के टाइम से, जस्ट बिकॉज शी वॉज अ फीमेल। हैज़ बीन इन न्यूज़ अलॉट। अब देखिए, अब ये किचन का स्पेलिंग क्या है, यहाँ पे लिख दिया हूँ मैंने, KIT होता है किचन कैबिनेट। देखिए क्या है, किचन कैबिनेट को हम एसोसिएट करते हैं और बताते हैं किचन कैबिनेट होता है क्या। देखिए किचन कैबिनेट मंत्रिमंडल का वह इम्पोर्टेंट, देखो जैसे कि एक घर में खाने की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि आदमी को भूख लगती है, ठीक है, वो चाहे तो 100 अपने दोस्त के भी घर से आके सकता है, लेकिन कोशिश करेगा कि अपना खाना ना अपने घर में ही खाए वो, ठीक है। इसलिए किचन कैबिनेट देखा जाए तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट होता है, जैसे कैबिनेट कमेटी हो जाए तो कैबिनेट कमेटी का वो क्या होता है, तो वाइटल मतलब समझिए तो हर्ट है वो, आप इसको समझ के रखिएगा एक दूसरे भाषा में, ठीक है। अब क्या, द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कैन मेड एसोसिएशन विद द कैबिनेट मिनिस्टर और कैन बी असाइंड इन स्पेशल वर्क रिलेटिंग टू द मिनिस्ट्री। इन बोथ द केस दे एक्ट एज सुपरविजन एडवाइस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। इस चीज़ को हम लोग हिंदी में समझते हैं कि राज्य कैबिनेट के को कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोग बनाया जा सकता है अथवा मंत्रालय के मंत्री से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जा सकता है। दोनों ही मामले में कैबिनेट मंत्री की देखरेख, सलाह और उसकी जिम्मेवारी पर काम करते हैं। देखो इसको कहने का अर्थ क्या है कि राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सारे के साथ में राज्य के जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको सुपरवाइज करते हैं, कि राज्य मिनिस्टर को ऑर्डर, हम सुपरवाइज करने का एक आंशिक अर्थ ये हुआ कि वह उनको ऑर्डर देते हैं कि भाई देखो आप अपने राज्य में जो भी काम करोगे, जो भी डिसीजन लोगे वो हमसे सलाह लिए बिना तुम नहीं कर सकते हो। और उनकी कैबिनेट मिनिस्टर की एक जिम्मेवारी भी होती है कि राज्य मिनिस्टर को कंट्रोल में रखें। अब देखो अभी ही जो असम वाला केस चल रहा है जिसमें पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश के जो रिफ्यूजीज़ थे वो हिंदुस्तान में आके रहने लगे हैं और वहाँ पे क्लैश करके रखे हुए हैं। तो देखो इस चीज़ को कंट्रोल कराने के लिए असम के सीएम को कौन, कैबिनेट मंत्री ही उनको डिसीजन देंगे कि देखिए जो दूसरे देश से लोग आ गए हैं आप उनको समझा बुझा कर एक घर दे दीजिए, बल्कि वो 28% जो भूमि अधिग्रहण कर चुके हैं जा करके असम के, देखो असम के जो नेटिव लोग हैं, अभी आपको पता होगा यूट्यूब अगर देखते होगे तो स्टडी IQ चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, मैं भी उसको मतलब देखता हूँ टाइम टू टाइम, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक्चुअली क्लैश होने के पीछे कारण क्या है कि जो हमारे रिफ्यूजीज़ हैं जो बांग्लादेश से निकल के असम के एरिया में साथ साथ में मणिपुर में आ गए हैं, साथ साथ उसमें उस प्रांत में आए हैं, उन्होंने क्या किया है कि बहुत बड़ा सा जो पार्ट था असम के जंगल का उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। साथ में वो बोलते हैं कि हम 40 साल से यहाँ आ रहे हैं और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत अगर कोई इंसान 40 साल से ऊपर हिंदुस्तान में रह लेता है तो वो 100% हिंदुस्तान का नागरिक हो जाएगा। वैसे नागरिकता के लिए मैंने ऑलरेडी क्लासेस दे दिया है आपको, नागरिकता मैंने बताया है कैसे किसको कितने दिनों पे मिलती है, मैंने उस चीज़ को बताया है। वो अगर अभी डिफाइन करूँगा तो क्लास लंबी हो जाएगी, लेकिन वैसे मैं बता देता हूँ। तो 40 ईयर्स एक लंबा सा टाइम इंटरवल होता है और आज़ादी के बाद अगर आप आएँ और 40 ईयर्स से हिंदुस्तान में रह के आप टैक्स पे कर रहे हैं, यू आर अ टैक्स पेयर, और साथ साथ में दूसरे कंट्री के साथ आपका गलत रिलेशन नहीं है, तो आप हिंदुस्तान के नागरिक हो गए। तो देश को कहीं से ना कहीं से ह्यूमन राइट्स को देखते हुए, फंडामेंटल राइट्स, देखो फंडामेंटल राइट्स कुछ ही हैं ऐसे जो दूसरे कंट्री के लोगों पर अप्लाई नहीं होता है, बशर्ते कि बहुत सारे ऐसे हैं फंडामेंटल राइट्स जो हिंदुस्तान के लोगों पर भी अप्लाइड है और
दूसरे कंट्री के भी लोगों पे अप्लाइड है। तो फंडामेंटल राइट को मतलब बर्बाद ना हो जाए, वो किसी का हनन ना हो जाए, इसके लिए कैबिनेट मिनिस्ट्री ने क्या किया कि जितने भी असम में रहने वाले रिफ्यूजीज थे उनको घर देने का वादा किया है, साथ साथ में उनको एम्प्लॉयमेंट देगा, और उसके साथ साथ वैसे लोग जिनके ज़मीन पे वो अधिग्रहण करके रह रहे थे उनको ज़मीन दे दी जाएगी। लेकिन लालच बहुत बुरी चीज़ होती है, आपको पता है। जिस आदमी के पास 40 एकड़ की ज़मीन है, अगर उसको आप 1 एकड़ दोगे तो उसको तो पूरा बोलेगा भैया मेरे 39 एकड़ मेरा चले गए, मैं कैसे सरकार को दे दूंगा। तो एक बात याद रखें, जो भी रिफ्यूजीज़ हैं, मैं किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान में संपत्ति का अधिकार हटाया जा चुका है, ठीक है। तो जब संपत्ति का अधिकार है ही नहीं तो आप अपने संपत्ति को देश की संपत्ति समझिए। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, केशव नंद भारती केस में ऐसा हुआ था कि जो भी हिंदुस्तान के पीपल थे उनके नहीं, मिनरवा मिल का केस था ये, सॉरी केशव नंद भारती का नहीं था, वो मिनरवा मिल का केस था, कि जिसमें क्या करा था कि सरकार ने मतलब मिनरवा मिल को अपना बना लिया था। वो बोले क्या कि वो ठीक से चल नहीं रही है, वो प्राइवेट इंटरप्राइज थी, उसको अपने में मिला लिए थे। तो इसके कारण मिनरवा मिल के जो ऑनर थे उन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि भाई मेरे को मेरी तुम प्रॉपर्टी ले लिए, तो भाई मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। तो वहीं से संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था। तो एक्चुअली उन लोगों को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि संविधान का आदर करें और साथ साथ में सरकार की आदर करें। अन्यथा अगर उन रिफ्यूज़र्स को दोबारा बांग्लादेश शिफ्ट कर दिया जाएगा तो न वो घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। तो इन चीज़ों को उनको समझना चाहिए, और देश में तोड़फोड़ करना और पब्लिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाना हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको मतलब समझिए तो डिससेटिस्फाई करता है, और वैसे करने वाले के ऊपर तो कार्रवाई होगी ही होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट चीज़ों को देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के बारे में देखिएगा। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट में ऑल्सो भी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स। देखो राज्य मंत्री जो होते हैं उनको मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है, और ऐसे बहुत सारे नेता होते हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है। वह जैसे कि जल मंत्री किसी को बना दिया, अब भैया वो जल में ही बहुत ज़्यादा घोटाला करता है। आगे देखिएगा, देखो मंत्री का नाम सुनते ही लोगों को लगता है घोटाला करने वाले ही होते हैं, तो एक दो मंत्री बदनाम कर चुके हैं पूरा मंत्री को, मंत्री परिषद को, लेकिन वैसा होता नहीं है। व्हेन दिस हैपेंस ही कैरीज आउट द वर्क ऑफ हिज मिनिस्ट्री विद द सेम पावर एंड इंडिपेंडेंस एज द कैबिनेट मिनिस्टर। और देखिए जिस समय में कोई एक व्यक्ति को कोई मंत्रालय का कार्य दे दिया जाता है, तो जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री काम करती है वैसे ही वह भी अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उस प्रभार को लेता है और उस मिनिस्ट्री में अपना योगदान देकर के काम करता है। उसके बाद है हाउएवर दिस इज नॉट हाउएवर ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट एंड डजंट पार्टिसिपेट इन हिज मीटिंग, ही डजंट अटेंड द मीटिंग अनलेस ही इज स्पेशली इन्वाइटेड फॉर एनी वर्क रिलेटेड टू हिज मिनिस्ट्री। देखो इसमें एक और बात आती है कि जैसे किसी मिनिस्टर को जल मंत्रालय दे दिया गया, तो जब तक उसको बुलाया नहीं जाता है, आमंत्रित नहीं किया जाता है, तब तक वो आकर के भाग नहीं ले सकता है। लेकिन एक और कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति 6 महीने तक अगर जो भी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है वो मीटिंग में शामिल नहीं होता है, तो उनकी जो मिनिस्ट्री होती है उसको सीज कर ली जाती है। तो ये भी कंडीशन है कि उनको अटेंडेंस देना जरूरी भी है 6 महीने के अंदर में, लेकिन अगर ज़रूरत ना हो तो वो उससे पहले नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन एक बार बनता है जाना। नेक्स्ट है द डिप्टी मिनिस्टर आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफ द मिनिस्टर। कैबिनेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर अपॉइंटेड टू असाइन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री वर्क। दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट एंड डजंट पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग। रिमेंबर दैट ऑल दिस आर पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो इस चीज़ को कहने का अर्थ क्या है कि जितने भी डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। देखिए जो राज्य के जो मिनिस्टर्स होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर नहीं, डिप्टी मतलब उपमंत्री को क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि ऑलरेडी मंत्री किसी काम को ऑलरेडी कर रहा है, तो उपमंत्री को उनकी सहायता के लिए रखा जाता है, न कि उनको डायरेक्ट प्रभार दिया जाता है। क्योंकि प्रभार दे देंगे तो वो तो फिर मंत्री की कैटेगरी में चले आएंगे। फिर भी बात क्या आती है, देखो उन्हें कैबिनेट अथवा राज्य मंत्री को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। मैंने इस चीज़ को भी तुरंत बताया कि जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं ना, वो सिर्फ सहायता के लिए रहते हैं। सहायता करने का मतलब कि अगर मेन मिनिस्टर ना हो तो भैया वो आकर के कार्यभार को संभाल लेगा, न कि उसको ही डायरेक्ट मंत्री, उप मिनिस्टर को ही मंत्री नहीं बना दिया जाता है। वो कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, साथ में वो क्या कैबिनेट जो होती है उसके सदस्य नहीं होते हैं, और कैबिनेट के मीटिंग में भी वो भाग नहीं लेते हैं। ये बात भी याद रखना है कि ये सब लेकिन मंत्री परिषद की बात है। देखो एक
देखो इस सर्किल समझिएगा, ये है कैबिनेट मिनिस्ट्री, ठीक है, ये हो गया हमारा मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल में और ये हो गया हमारा किसका, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री, और ये हो गया हमारा मंत्री टोटल मंत्रिमंडल, इसको हम लोग कह सकते हैं मंत्रिमंडल। और ये जो हमारा कैबिनेट मिनिस्ट्री के बाहर हो गया, तो ये हो गए हमारे मिनिस्टर प्लस डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर। तो ये एक सर्किल के अंदर में है। तो मंत्रिमंडल के अंदर में कैबिनेट आएगा, डिप्टी मिनिस्टर आएगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री के अंदर में कभी भी मतलब सॉरी, आप इसको एक इस तरीके से समझ सकते हो कि हर एक दूसरे के अंदर में है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आउटर फेज्ड वाले हैं वो अंदर वाले क्यों। इसको हम और भी आपको क्लियर से समझाते हैं, रुकिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है, क्योंकि आगे वाले स्लाइड में वही चीज़ बताना भी है हमको। देखिए इसमें क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन हियर दैट देयर इज ऑल्सो अनदर कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर, यही कैटेगरी को समझाना है मुझे, विच इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट सेक्रेटरी। अब पार्लियामेंट सेक्रेटरी का जो है, इस चीज़ को हम लोग आगे समझने वाले हैं, वो मैं पहले बता रहा था आपको। दे कम इन द लास्ट कैटेगरी ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो लास्ट कैटेगरी होता है, जो मैंने सर्किल बनाया था, तो उसमें जो लास्ट वाला कैटेगरी है ना, उसके अंतर्गत वो आते हैं। वो क्या है उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए, they do not have any department, they are appointed along with senior minister to assess their parliamentary affairs, although no parliament secretary has been appointed so far except in the first extension of Rajiv Gandhi government in 1967। देखिए कहने का अर्थ है, उनके पास कोई विभाग नहीं होता है, जितने भी डिप्टी मिनिस्टर होते हैं उनके पास कोई विभाग नहीं होता है, वे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं, हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन 1967 में राजीव गांधी की सरकार में विस्तार को छोड़कर कोई भी संसदीय सचिव अब तक नियुक्त नहीं किए गए। तो राजीव गांधी के ही टाइम में 1967 में पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाए गए थे। उसके बाद है, कैन बी इंक्लूड डिप्टी मिनिस्टर सेवरल टाइम्स कैबिनेट, डिप्टी मिनिस्टर लार्जली ऑल्सो अपॉइंटेड फॉर पॉलिटिकल रीजन बिकॉज दे हैव नथिंग। अब देखिए मंत्रिमंडल में जो भी, कई बार मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाता है। देखो उप प्रधानमंत्री के लिए कोई स्पेशल नियम नहीं है, उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। लेकिन देखो वो कोई राजनीतिक कारण से उनको नियुक्त किया जाता है, और वो एक्चुअली हेल्प एड हॉक बेसिस पर हेल्प करने के लिए ही पीएम के होते हैं। देखो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, मंत्रिमंडल और केंद्रीय मंत्रिमंडल के बीच में डिफरेंस। देखो यहाँ से समझेंगे इस चीज़ को, देखो कैसे कैसे होता है। सबसे पहला हमारा हो गया कैबिनेट, और उसके बाद हो गया हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा गया है। सबसे पहला क्या है, मंत्री, एक राइट साइड में आप देख रहे हो क्या है हमारा कैबिनेट, और लेफ्ट साइड में हमारा क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो ये चीज़ यहाँ पर, देखो यही चीज़ को मैंने वहाँ पे बनाया था पीछे वाले में आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को समझाने के लिए, कि बीच में हमारा कौन है कैबिनेट है, उसके बाद वाले सर्किल में कौन आता है तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और उसके बाद वाले सर्किल में हमारा कौन है डिप्टी मिनिस्टर, और एक और सबसे बाहर वाला जो होगा, इन सबों को प्रिसाइड करने के लिए क्या होता है तो वो हमारा आता है COM। COM मतलब हो गया हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही अंतर्गत सभी आते हैं। तो इनका एक नियम है, उस नियम को हम लोग समझते हैं। देखो सबसे पहली बात तो कैबिनेट, हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, देखो ये इंपॉर्टेंट VVI हो गया। कैबिनेट में कम लोग होते हैं, क्योंकि ये लोग वैसे लोग होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये लोग नॉर्मल मिनिस्टर्स होते हैं। ये कौन होते हैं नॉर्मल, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हमको इधर वाला सेक्टर को इधर रखना था, इसको इधर, लेकिन वैसे समझने के लिए मैं यहाँ से आपको अच्छे से हर चीज़ों को समझा दूंगा। ओके ठीक है, देखिएगा इसमें क्या। सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने लोग होंगे बच्चों, तो वो लघु इकाई होता है, उसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं। लेकिन मंत्री परिषद में मेंबर्स ज़्यादा हो सकते हैं, 60 से 70 मेंबर के करीब में होते हैं। वहीं मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अतः यह मंत्री परिषद का एक भाग है। और मंत्रिमंडल में कौन होगा तो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्ट्री होगा। कैबिनेट मिनिस्ट्री मतलब देख रहे हो, ये बीच वाला, मतलब सबसे वाइटल जो पार्ट होता है वो होता है कैबिनेट का। मतलब समझो तो इसको कहा जाए ना, कोरोना कह सकते हो उसको। कोरोना मतलब आप जानते होंगे, सन के बीच का जो पार्ट होता है उसको कोरोना कहा जाता है, ठीक है। तो ये बीच वाला पार्ट है। उसके बाद है मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणी होती है, और जो मंत्री परिषद होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, उसका 3 श्रेणी होता है। एक होता है कैबिनेट मिनिस्ट्री, तो कैबिनेट मिनिस्ट्री मतलब ये वाला। उसके बाद होगा राज्य मंत्री और उपराज्य मंत्री डिप्टी मिनिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल के कार्यपालक सामूहिक होते हैं, ये लोग
सब मीटिंग बना के कोई भी काम करेंगे। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय लेती है। देखो हर सप्ताह इनकी मीटिंग होगी, किसकी? कैबिनेट मिनिस्ट्री। कैबिनेट मतलब समझो तो वो सबसे ऊपर ऊपर मतलब सबसे ऊपर इकाई के होते हैं, तो उनको हमेशा मीटिंग में आना पड़ता है। क्योंकि देखो अब मेन सक्रिय मेंबर ही ढंग से काम नहीं करेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे काम करेगी, डिप्टी मिनिस्टर्स कैसे काम करेगी, राज्य मंत्री कैसे काम करेंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको समय समय पर आके मतलब मीटिंग करना होता है। लेकिन इनको जब तक बुलाया नहीं जाता है, चाहे जब ज़रूरत नहीं पड़े, उससे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं आते हैं। लेकिन इनके लिए भी कंडीशन है कि इनको 6 मंथ में एक बार अटेंडेंस देना पड़ेगा, नहीं तो उनकी मिनिस्ट्री खत्म हो सकती है। उसके बाद है मंत्रिमंडल वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद की शक्तियों के प्रयोग करती है। देखो मंत्रिपरिषद का जो पावर था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, उसका जो मेन इस्तेमाल करने वाली होती है वो कैबिनेट के होते हैं। देखो कैबिनेट मतलब बीच वाला, इसको ध्यान समझ, बीच वाले ही लोग जो हैं यहाँ पर यही मोस्ट पावरफुल है और यही मेन शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ये मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेने के लिए भी निर्देश देती है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्य भी करती है। और ये जो कैबिनेट में बैठे हुए जितने ही मेंबर होते हैं यही बाध्य करते हैं ये सब मिनिस्टर को, बाहर वाले जितने इनके सर्किल के मिनिस्टर हैं मतलब उनको ये बाध्य करते हैं कि भाई तुमको डिसीजन में हाँ बोलना पड़ेगा। और उसके बाद इन लोगों के बाध्य होने के बाद लास्ट सर्किल तक वही बाध्यता आती है किनके द्वारा, मतलब ये एक समझिए तो एक चेन के रूप में बंधा हुआ है कि ये जब हाँ बोल देंगे तो उसके बाहरी में छोटे छोटे मिनिस्टर हैं उनको मानना ही पड़ेगा। भाई आपको मन करे या ना करे, मन नहीं कर रहा है तो पार्टी छोड़ के जाओ, सिंपल सी बात है। अब मन नहीं करने का तो बात होता ही नहीं है। मंत्रिपरिषद को वैसे तो सभी शक्तियां प्राप्त हैं परंतु कागजों में, देखो सिंपल सी बात है, मंत्रिपरिषद जो होते हैं उनके पास सारी पावर है लेकिन सिर्फ कागज है, मतलब नियम में है। इसके कार्य पर निर्धारण मंत्रिमंडल करती है और उसका मंत्रिमंडल उनके जो कैबिनेट है वही उसका डिसीजन लेते। देखो इसमें पीपल्स है, देखो ये जो लोग होते हैं ना मैं आपको बताता हूँ, डिप्टी मिनिस्टर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टेट होते हैं, एक्चुअली हिंदुस्तान राज्यों का संघ है, आपको पता है। तो हिंदुस्तान में देखो मैं कुछ चीज़ आपको बताता हूँ थोड़ा सा हट करके, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है। देखो हिंदुस्तान राज्यों का संघ है। एक्चुअली अमेरिका की बात अलग है, अमेरिका में एक राज्य चाहे तो अपना झंडा बना सकता है, उसका एक झंडा अलग हो जाएगा, वहाँ का मेयर अलग होगा, वो अपने हिसाब से नियम बनाएगा, वो टैक्सेशन का अलग नियम डालेगा, लोगों पे अलग नियम डालेगा, उनके ड्राइविंग का स्टाइल अलग होगा। लेकिन हिंदुस्तान राज्यों का संघ है, तो मतलब राज्य मल्टीपल राज्य एक साथ मिलकर हिंदुस्तान का फॉर्मेशन किए हैं। इसीलिए मंत्रिपरिषद राज्य से रिलेटेड होता है और राज्य के पावर तो पीपल के द्वारा वहीं से जाती है, राज्यों से ही शक्ति जाती है क्योंकि राज्य में ही पीपल लोग रहते हैं। लेकिन घूम करके मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट होता है वही बॉस बन के बैठा हुआ रहता है। वो सिर्फ जो मंत्रिमंडल के पास शक्तियां होती हैं वो सिर्फ कहने के लिए शक्ति होती है, उनके पास वो शक्ति होती दरअसल नहीं है। उसके बाद है मंत्रिमंडल एक निकाय है जिसमें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। देखो मंत्रिमंडल को जो शामिल किया गया था वो 44th संविधान संशोधन, वैसे मैं बता देता हूँ 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। आप इसको पढ़ जाइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बड़े फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं बच्चों, ये दोनों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अतः यह संविधान के मूल स्वरूप का शामिल नहीं था, वैसे मंत्रिमंडल मूल स्वरूप में नहीं था। लेकिन इधर जो बात आती है अनुच्छेद 74 और 75 के हिसाब से मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है। ये कैसा है? संवैधानिक निकाय है। इसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया। तो सभी बच्चों से आज छोटा सा होमवर्क है, ये है होमवर्क कि आप 42वां और 44वां संविधान संशोधन को पढ़ लीजिएगा और आर्टिकल 74 और 75 को किसी भी बुक से आप, लक्ष्मीकांत हो, डीडी बसु हो, दृष्टि का नोट्स हो, मेरे भेजे हुए पीडीएफ हो, वहाँ से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से उसको पढ़ के आइएगा। कल के दिन थोड़ा सा उसको डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही हम इस कंटेंट को आगे कंटिन्यू रखेंगे। वैसे 9 बज गया है और क्लास ख़त्म करने का भी टाइम आ गया है बच्चों, तो अभी ये क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। यूट्यूब वाले जितने लोग हैं आप लोग को बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, पढ़ते रहिए और वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर भी करिएगा। और